वो रुमाल से माथे का पसीना साफ करता, महल की पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करते नीचे उतरा। उसे ब्लैक किंग से डर नहीं लग रहा था, खौफ भी नहीं महसूस हो रहा था, क्योंकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। दोनों एक मुकाम रखते थे और उस मंजिल तक पहुंचने में दोनों की मेहनत शामिल थी। उसे तो सिर्फ उसके पीस से डर लगता था। जावेद, जो ब्लैक किंग के नाम से अंडरग्राउंड में मशहूर था, और ज़मान, जो कहर नाम से जाना जाता था। ये दोनों भूल गए थे कि सबसे बड़ा वाहिद उल कहार तो ऊपर बैठा है, जिसकी लाठी भी आवाज़ होती है, और जब पड़ती है तो बड़े बड़ों की रूह बिलबिला उठती है, काम जाती है। वो दोनों दहशतगर्द थे, मासूमों के दुश्मन, शैतान के भाई, पैसों के लिए इंसानों का खून चूसने वाले। उनका बड़ा गिरोह था, जो खौफ दहशत फैलाकर जगह जगह ब्लास्ट करते थे और मासूमों के खून को नदियों की तरह बहाते थे, मुसलमानों के दुश्मनों की सलाह और दौलत की हवस में। पर उस गिरोह की ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं थी, और एक दिन उन पर पाकिस्तान के जांबाज मुजाहिदों का हमला हुआ। बाकी सब तो पकड़े गए, पर जावेद और जमान दोनों बचकर भाग गए, और फिर कुछ अरसे बाद दोनों ने मिलकर अपनी तंजीम बनाई, अपने ही मुसलमान मासूम बच्चों को मुख्तलिफ शहरों से पकड़कर। फिर जो उन पर जुल्म सितम किया जाता, उससे रूह तक काम जाती, हर तशद्दुद रूहानी से लेकर जिस्मानी तक, कि कोई सांसों से तल्लुक़ तोड़ देता तो कोई इंसानियत भूल जाता। और फिर ऐसे ही चलते चलते उन्होंने बच्चों को किडनैप करके मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों के दुश्मनों से बेचने लगे। उन्हें जैसे जैसे तरक्की मिलती गई, जावेद ने अपना नाम बदलकर ब्लैक किंग रख लिया, और उसका दबदबा इतना था कि जमान उसके सामने दब गया। बच्चों से आगे बढ़ते वो लड़कियों और औरतों तक आ गए। सामान मुख्तलिफ शहरों से लाता था, और ब्लैक किंग सौदा करता था दूसरे ममालिक के अमीर कबीर रईसों से। और जैसे जैसे उनका काम और आदमी बढ़ते गए, ब्लैक किंग को अपने पकड़ने का डर होने लगा। उसने सोच लिया था कि उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इंसान ना हो, हैवान हो। नाम उसका हो, खौफ दहशत उसकी, काम किंग का हो, उसके इशारे पर चले, जिसमें कोई जज्बात ना हो, सिर्फ सोचे तो ये कि किंग की रकावट को ख़त्म करना है। और उसके लिए ज़्यादा तक तो नहीं करनी पड़ी कि बैठे बिठाए उससे मिल गया, जिसका बाप खुद उसे भेज कर गया था उसके पास। और फिर जब उसका नाम सुना तो उसे यकीन हो गया कि यही उसका बीस्ट है। कुछ माह तो सामान की निगरानी में उसे आम ट्रेनिंग दी गई, जो वहाँ आए हर बच्चे को दी जाती थी। उन्हें डर था कि सीधा इंसान का खून करने से उनका दिल फट सकता है, तभी जानवरों को मरवाते थे कि उन्हें मजबूत दिल हो जाए। पर उसके बीच से जानवर को छोड़कर दो दो साथ खून कर दिए थे, और उसकी खुशी से पाँव ज़मीन पर नहीं थे। उसके बाद जब उससे अपने हाथ खून से रंगे, तो उसके दिमाग में इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, और उसके जिस्म को काट कर उससे मिर्चें शीशों का चूरा डाल दिया जाता कि उसकी कर्बनाक चीखों से पूरा तहखाना गूंज उठता। कई कई घंटे बर्फ़ पर लिटाकर उसके जिस्म पर तशद्दुद किया जाता, और बड़े बड़े बॉक्सर्स, जिन्हें दूसरे ममालिक से बुलवाया जाता था, खास करके उसके लिए उनसे पिटवाया जाता कि वो उसे मौत के नज़दीक छोड़कर चले जाते, और फिर उसके ज़ख्म भरने पर वापस आते। उसे सख्त अपनी निगरानी में वर्जिश करवाई जाती कि उसका जिस्म फूल गया किसी हैवान की तरह। इतना तशद्दुद दिमाग पर किया जाता कि कितने कितने दिन उसे कुछ दिखाई ना देता, और उसमें भी उसे लड़वाया जाता। और फिर मशहूर दुनिया के जाने माने डॉक्टर से उसका इलाज करवाया गया। उसके बाद पूरी तरह उस आलम को मारकर हैवान को वजूद में लाए, जिसे ज़मान की निगरानी से गए 16 साल के लड़के की जगह उस 27 साल के हैवान को देखकर एक पल के लिए खुद काम कर रह गया। जो उसके सामने खड़ा था, तो वो उसके साए तले दबता नजर आता। उसका लंबा चौड़ा कद, सीना मजबूत, बाजू और उसके हाथ की हथेली देखकर ज़मान को लगा कि अगर ये एक को अपने हाथ का थप्पड़ ही रसीद करे तो कई दिन होश में ना आए। कई दिन बाद जब वो बाहरी दुनिया में ज़मान के साथ निकला तो पागल पागल सा था, अजीब अजीब नज़रों से लोगों को देख रहा था कि ज़मान को खुद उससे खौफ होता। उससे उसका जिक्र ब्लैक किंग से किया कि वो उसे अपने साथ लेकर नहीं चल सकता, वो खुद उसे घुमाए जिस तरह कैद किए रखा था। ब्लैक किंग ने इस प्रॉब्लम को डॉक्टरों के सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि उसे लोगों से मानूस होने में कुछ वक्त लगेगा, फिक्र की कोई बात नहीं, वो तुम्हारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब जाकर वो मुतमिन हुए और उससे लोगों में मूव करवाने लगे, और एक बार फिर वो वापस इंसानों में आ गया, पर आलम नहीं, बल्कि हैवान बनकर, इंसान के भेस में छुपा एक पालतू जानवर, जिसे इशारा मिलते ही किसी पर भी टूट पड़ता था और उस पर एक ही छाप छोड़ जाता, द बीस्ट।
किंग दूसरे ममालिक से आए गेस्ट से इंग्लिश में उन्हें तसल्लियाँ दे रहा था कि उसे कुछ अरसे में उन्हें वापस उनके मुतालबे के मुताबिक लड़कियाँ पहुँचाई जाएंगी। अभी उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। और वो भी किंग के चेहरे पर फैले गुस्से को देखते सर हिलाकर समझ गए और उसके दिए के वक्त पर आने का कहा। जमान चलता हुआ साइड खड़ा हुआ और उसकी नसें बेसाख्ता ही कुछ फासले पर बैठे साहिर पर गईं, जो अपने आप में गुम अपनी चौड़ी कलाई पर बने पीके के निशान को घूर रहा था। उसका अंजर पास ही रखा था और उसे देखकर जमान ने थूक निकली। भला वो क्यों मौजूद था आज इतनी प्राइवेट मीटिंग में? साहिर को देखकर उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। उसे साहिर को जिसे खंजर पकड़वाना भी उसी ने सिखाया था। गैस से फारिग होकर उनके जाने के बाद किंग ने अपना रुख सामान की जानिब किया और गुस्से से देखते गहरे सुगार की कश लेने लगा। जानते हो सामने बैठे वजूद को कहर जमान? साहिर की तरफ इशारा करते उससे दरिश्तगी से पूछा। हाँ जानता हूँ, जिसे हंजर पकड़ना भी मैंने सिखाया है। जमान समझ गया था कि वो उसे पीस से डरा रहा था, तभी इत्माद से बोला। पर अब यही हंजर इन्हीं हाथों से तुम्हारी गर्दन पे आ सकता है। वो थाड़े, इतना बड़ा नुकसान जो हुआ था। कहाँ थे तुम? तुम्हारे पास रात को मौका था ट्रक निकालने का, फिर कहाँ गायब हो गए थे बताओ मुझे। घुर्रा कर वो जमान के सामने आया। साहिर खामोशी से देखने लगा दोनों को। कुछ काम था जो मुझे उस ट्रक से ज़रूरी था। जमान उसकी आंखों में देखकर बोला, पर वो उससे ब्लाइंड ब्यूटी का बताने वाला नहीं था। जानता था अगर उससे देख लिया तो ये गेंडे जैसा काला इंसान एक दिन में ही उसकी ब्यूटी को मार देगा अपनी दरिंदगी से। जानता हूँ, उस लड़की के लिए तुमने इतना बड़ा नुकसान करवाया है। कहाँ है वो, बताओ मुझे। किंग ने उसके गले से पकड़कर धाड़ा। जमान की आंखों में भी गुस्सा उतर आया, इतने मुलाजमीन के बीच अपनी बेइज्जती पर। जावेद भूलो मत, बराबर के हिस्सेदार हैं इस कारोबार में। जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है उतना ही मेरा भी हुआ है। जमान ने झटके से अपना कॉलर छुड़वा कर कहा। पर तुम अब अपना हिस्सा हार चुके हो जमान। अब तुम बराबर के नहीं निचले दर्जे के हो। किंग ने बड़ी चालाकी से उसे मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंका कि जमान सिर्फ देखता रह गया और उसे कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी उससे ब्लाइंड ब्यूटी को लेकर यहाँ से चले ही जाना था, बहुत दूर, कि जहाँ सिर्फ वो और उसकी ब्यूटी के साथ उसकी रातें। पैसे तो उसके पास इतने आ गए थे कि उसकी 7 नस्लें भी बैठ कर खाएं तब भी ना कम पड़े। और ब्लाइंड ब्यूटी के साथ उसकी एक जिंदगी तो आराम से गुजरने वाली थी, दिन रात उसकी संगत में मदहोश। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहकर जाने लगा और ब्रेकिंग उसके इतनी आसानी से पीछे हटने पर शौक में था। भला बरसों की मेहनत चुटकियों में हार कर जा रहा था और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा कौन सा हरसाना हाथ लग गया था उससे? ठहरो। जाते हुए सामान के कदम टटके और वो खौफ से मुड़ा कि कहीं वो तो नहीं होने वाला था जिसके डर से पहले ही वो खौफसदा था कि उसकी ब्यूटी। वो लड़की चाहिए आज रात के लिए। किंग कहता हुआ अपने शानदार सूट डायमंड्स के जुड़े सोफे पर बैठा और सुखार की कश लेता भागोर सफ़ेद पर्दे जमान के चेहरे को दिखने लगा। ऐसा भी क्या था उस लड़की में कि उसकी हालत गैर हो रही थी? अब तो उसे हर हाल में चाहिए थी वो लड़की। कौन लड़की? जमान खुद को संभालते हुए अनजान बना। साहिर अब बेजारियत से देखते उठा और वहां से निकलता चला गया। उसके जाते जमान ने सुकून का सांस खारिज किया। वही जिसके लिए तुमने मेरा इतना नुकसान किया है, वही जिसकी वजह से परसों की अपनी पोजीशन छोड़कर जा रहे हो बगैर उफ किए। किंग ने टांग पर टांग जमाई। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता जावेद, वो तुम्हें नहीं दूंगा। और रही बात नुकसान की, तो मैं भर चुका हूँ। अपनी सारी पोजीशन छोड़कर तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। अभी किस भरपाई के लिए वो लड़की चाहिए? सामान दाड़ कर उसके सामने आया। मेरे वो 2 आदमी जमान, जिन्हें इंसान से बेरहम बनाते साल बीत गए और तुमने 2 मिनट में उन्हें हमेशा की नींद सुला दिया। उसका भरपाया चाहिए। लड़कियों वाला नुकसान तो तुम्हारा हिस्सा लेकर पूरा हो गया है। अब मुझे 2 मेरे आदमी चाहिए जो मर गए हैं तुम्हारी गफलत की वजह से। सामान सलसलों की जद में आ गया और हैरत से उसे देखने लगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते जावेद। वो मेरी मोहब्बत है, मेरी बीवी बनने वाली है। तुम्हारी एक रात की बेदर्दी उसे हमेशा की नींद सुला सकती है। मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ, अलबत्ता उसके बदले पैसे ले लो। मुझसे मांगो कितने चाहिए 2 आदमियों के। वो बिपर कर बोला। किंग ने जोरदार कहका लगाया उसकी हालत पर। पैसे नहीं, वो 2 आदमी चाहिए या लड़की। उससे कहते शराब का ग्लास मुंह से लगाया। और फिक्र ना कर, नहीं मरेगी। तेरे हिस्से की मोहब्बत लुटाऊंगा कि वो बार बार मेरे पास आने की ख्वाहिश करेगी। गलीस लहजे में कहते वो हंसने लगा। जावेद वो मेरी मोहब्बत है। सामान उसका मकरूर चेहरा देखकर मिन्नत पर उतर आया।
और मेरी जिद। तुम जानते हो कितना वक्त लगता है उन्हें बेरहम बनाने में। क्या तब तक मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ूं? हरगिज नहीं। इतने सालों का सोचते समान ने झुर्री ली। एक रास्ता है। खून भरकर उसकी हालत पर रहम खाते किंग बोला। क्या? समान बेचैनी से पूछने लगा। तब तक वो तहखाने में रहेगी जब तक तुम मुझे वो दो आदमी नहीं लुटा देते, और उसके बाद तुम उसे लेकर जा सकते हो। वो बोला तो समान के सर पर सातों आसमान गिरे। ये हरगिज नहीं हो सकता किंग। तुम जानते हो वहां क्या हाल होता है इन लड़कियों के साथ। वो धाड़ा तो किंग हंसने लगा। हो सकता है और हो रहा है। तुम्हें होश होना चाहिए। वहां तुम्हारी जरूरत तो महफूज रहेगी। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हारी मोहब्बत को देखते तुम पर एहसान करता हूँ। वो गर्दन अकड़ाकर बोला। उसका मकसद सिर्फ सामान को अपने पार्टनर की हैसियत से हटाकर गुलाम की हैसियत बनाना चाहता था, पर यहाँ तो उल्टा उसे छोड़कर जा रहा था, इतना बड़ा नुकसान करके। तुम ऐसा नहीं करोगे। वो उड़ रहा। ठीक है, फिर उसे मेरे हवाले कर दो या तहखाने में। फैसला तुम्हारा होगा। उसे सन्नाटों की सद में छोड़कर अब मुंतजिर नजरों से उसे और उसके वीरान चेहरे को देख रहा था। इतना इंतजार उसे पाने के लिए जिसके बिना 2 दिन भी बड़ी मुश्किल से काटे थे। रात आंखों में काट कर उसके सपने देखे थे जिंदगी गुजारने के लिए, पर अब क्या हो रहा था। ठीक है, उसे तहखाने भेज दो, पर याद रखना उसे किसी ने हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हारते हुए वो बोला, पर आखिर में धमकी देना नहीं भूला। करीम। उसकी धमकी को नजरअंदाज करते वो कुछ फासले पर मोतिव खड़े करीम को बुलाने लगा। हुक्म आका। वो चलता उसके पास आया। जाओ, सामान के घर से उस लड़की को लेकर तहखाने में छोड़ाओ। वो बोला तो करीम सर को हम देते चला गया। सामान सिर्फ उसके पुष्प को देखते रह गया और फिर गुस्से से एक नज़र खून पर खून पीते किंग को घूरता चला गया। अब उसे जल्दी से कुछ बच्चे जमा करने थे और उनमें से 2 को चुनकर मरे हुए 2 की जगह के लिए तैयार करना था, और वो जानता था बहुत अरसा लगेगा, पर वो हारने वाला नहीं था। वो सिसक कर उठी तो उसका पोर पोर दुख रहा था, और कुछ देर पहले की बीती की आमद याद करते वो कानों पर हाथ रखकर थाड़े मारने लगी। मामा, आपकी परी लुट गई मामा। नोच लिया उसके जिस्म को सरिंदे ने। पापा मुझे ले जाए, पापा मैं मर जाऊंगी। वो सिसक कर चेहरा ऊपर करते अपने माँ बाप से रोती मुहातिब थी। उसके हाथ की उंगलियां टूट रही थीं, जिस पर कुछ देर पहले उस सरिंदे की गिरफ्त थी। उसकी रूह घायल हो गई थी और आंखों से टूटकर गर्म सयाल बह कर निकल रहा था। वो नहीं जानती थी उसकी इज्जत महफूज है, उसके रब ने उसे बचा लिया है, उसकी माँ बाप की गई दुआओं ने उसे बचा लिया है। पर वो मासूम क्या जानती, जिसे दुनिया ही नहीं देखी थी, सिर्फ कुछ लोगों के अलावा, जिनमें उसके माँ बाप, बहन भाई, बी, दाद और बुरहान, उसका अपना दोस्त, प्यारा दोस्त, जो उसकी जरा सी तकलीफ पर तड़प उठता था जैसे चोट इसे नहीं उसे खुद को आई हो। बुरहान कहाँ हो? मुझे बचा लो, अपनी दोस्त को बचा लो। दाद, नूर अपनी बहन को बचाओ, मुझे ये मार देंगे। मुझे जीना है तुम लोगों के साथ। ये बहुत बुरे लोग हैं, मुझे इनके पास से ही रहना। नूर, मुझे बचा लो। घुटनों में सुगड़ी सिमटी मुंह छुपाकर वो सिसक रही थी कि अचानक दरवाजा धाड़ की आवाज़ से खुला और उसकी चीख निकल गई वापस उस दरिंदे की वापसी पर। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे हाथ मत लगाओ, मामा, पापा। वो चीखती पीछे हो खिसकी, और करीम जो 2 आदमियों के साथ उसे तहखाने के लिए उठाने आया था, सामान के घर से सामने बैठी लड़की को देखकर कई लम्हे तीनों मबहूत रह गए। मेहंदी जैसी सफ़ेद रंगत, उस पर बड़ी बड़ी सी भीगी आंखों पर काली घनी लंबी पलकें, छोटी सी नाक, कपकपाते हुए सुर्ख पंखड़ियों जैसे लब, और बिखरे काले बाल जो उसके फटे कपड़ों की वजह से उसे अपने आबशार में छुपाए गए थे। पर्दा बनकर करीम की हिम्मत नहीं हुई उस तक पहुंचने की, पर उसे अपने आका का हुक्म मानना था। होश में आते आगे बढ़ा। उस बेरहम को भी इस वक्त उस छोटी सी परी पर रहम आ गया। दिल किया कहीं छुपा दे उसे। ये तो परियों की शहजादी होनी चाहिए थी जो यहाँ भटक कर हैवानों में आ गई थी। तो क्या इस शहजादी को बनाकर अल्लाह ने उसका शहजादा नहीं बनाया? उससे तो सुना था अल्लाह ने हर किसी के लिए कोई ना कोई जोड़ बनाया है, तो क्यों ये यहाँ थी? उस छोटी सी मासूम शहजादी का राजकुमार कहाँ था? सोचू को बुरी तरह झटक कर वो आगे बढ़ा और उसकी नज़र की हेर फेर पर उसे जोरदार झटका लगा। उसकी नाबीना आंखों को देखकर उससे गौर किया और जरा सा हाथ आगे बढ़ाया, पर वो यहाँ वहाँ कांपती रोती देख रही थी। मामा। उरुलैन मुसलसल खामोशी पर खौफ से सिसक उठी।
उसे ज़िंदगी में पहली बार अपनी आँखों पर गुस्सा आ रहा था। दिल कर रहा था नोच कर फेंक दे। किस काम की है जब इस क़यामत में भी उसका साथ नहीं दे रही। करीम ने अपने फटे दिल के साथ हिम्मत करके उस बदनसीब शहज़ादी के बाजू में हाथ डाला। हुरूलेन अचानक बाजू पर उँगलियाँ महसूस करती चीख कर दूसरी तरफ पलट के मुँह के बल गिरी। मुझे जाने दो, मुझे पापा के पास खाना खाना है। मामा मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, अल्लाह के वास्ते जाने दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है यहाँ। वो अपने हाथ बांसुरी दिखाती पीछे की तरफ होती रोती मिनती कर रही थी। दूसरे आदमी ने बेसारी से देखा। करीम अपने कदम पीछे ले गया। ले आओ इसे। बाहर निकलते उसने पीछे हुक्म दिया और उन दोनों ने उसके बालों से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगे। बगैर उसके चीखों पुकार की परवाह किए उसे गाड़ी में पिछली सीट पर फेंका। पापा के पास जा रहे हैं? गाड़ी में आकर उससे उम्मीद से पूछा कि दोनों ने मुड़कर उसे घूरा। अभी वो कुछ कहते कि करीम बोल पड़ा। हाँ। उसकी यहाँ पर दोनों हंस पड़े। लड़की के चेहरे पर खुशी भरे रंग देखकर। मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी, मुझे नहीं जाना बाहर। वो बड़बड़ाई और गाड़ी सन से कैदखाने की तरफ बढ़ी। दाद मुझे खाना नहीं खाना, मेरा दिल नहीं कर रहा। अपनी कलाई दाद की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करती हुई भराई आवाज़ में कह रही थी, पर वो उसके सुने बगैर उसे ज़बरदस्ती खींच कर ले जा रहा था डाइनिंग टेबल पर। प्लीज़ दाद छोड़ो। उसे चेयर पर बैठाते देखकर नूरुल ऐन ने मसम्मत की, पर दाद ने एक नहीं सुनी। चुप करके खाना खाओ, जब खाओगी तभी भूख लगेगी। उसे भागने के लिए परतोलते देखकर वो उसकी कलाई थामे एक हाथ से उसके लिए खाना निकालने लगा प्लेट में। खाओ बेटा। आसिया बेगम ने उसकी पीली पड़ती रंगत मुरझाई सूरत देखकर कहा और फिर कमाल साहब के कहने पर ना चाहते हुए भी उसे 2 लुक़मे मुंह में डाले। दाद के दिल में जैसे ठंडक उतर आई उसे खाते देखकर। उसे भी निवाला अपने मुंह में डाला, वरना इतने दिनों से उसे हलक से पानी की बूंद भी नहीं उतारी थी। हुरुलैन का क्या हुआ? कमाल, उसकी कोई खैर खबर? आसिया बेगम के पूछने पर खामोश बैठे संजीदगी के पुत में अचानक से कुछ टूटा। ये किरचियाँ उसके दिल में चुभने लगीं। तो बुरहान ने सबसे अपने बरसने के लिए बेताब पानी को बामुश्किल आंखों में सबसे रोका और लब सख्ती से भींच लिए कि उसका पूरा चेहरा सुर्ख पड़ गया। नाम मत ले ताई अम्मी उस चुड़ैल का, मर गई है वो डाइन, खा गई मेरे माँ बाप को। अल्लाह करे कभी लौट के ना आए, वरना मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगी। नूर एकदम से सकती चीखी कि सब साकित रह गए। उसके लहजे में नफरत की इंतहा देखकर शशर थे। नूर बेटा, इसमें हुरुलैन की क्या गलती थी? आसिया बेगम ने सदमे से कहा। ताई वो कुछ बोलने ही वाली थी कि बीच में ही बुरहान धड़ा। बस एक लफ्ज कहा हुरुलैन के खिलाफ तो यहीं गला घोंट कर दफना दूंगा। हाथ में पकड़ा गिलास सबसे छनक की आवाज़ से टूटा और वो खड़ा होकर इस कदर ढाड़ा कि नूरुल ऐन सहम कर दांत में छुपी। खबरदार, खबरदार जो लफ्ज गलत कहा। उंगली से वॉर्न करते सबको शस्त्र छोड़कर वो एक कहर बरसाती नजर दांत में छुपी नूरुल ऐन पर डालकर वहां से दब दब करता घर से ही निकलता चला गया। उसे मालूम ही नहीं पड़ा कब उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर फिसल गए थे और वो तेज स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता अलवी हाउस से निकला। नूर। दाद डाइनिंग टेबल से रोती हुई भागती नूरुलैन को पीछे से तड़प कर पुकारा। कितनी मिनटों के बाद वो उसे बाहर लेकर आया था, पर सारे किए कराए पर पानी फिर गया। जाने दो उसे, अकेली रहना चाहती होगी इस वक्त। कमाल साहब ने दाद के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया और वो कभी बेबसी से माँ बाप को देखता तो कभी सीढ़ियाँ चढ़ती उसकी पुश्त को। उसके लंबे बालों से पकड़कर वो घसीटते तहखाने की जानिब ले जा रहे थे और रोती चीखती अपने जड़ों से उखड़ते बालों को पकड़ते छुड़वाने की कोशिश में निढाल घसीटती जा रही थी। जाओ अपने माँ बाप के पास। तहखाने में दाखिल होकर उसे फर्श पर धक्का देखते छोड़कर वो तमस्सुर से हंसते बोले। उसे अंधेरे में फर्श पर फेंक कर वो वापस दरवाज़ा बंद करके चले गए। मामा, और सिसकती हुई बोली। उसे मालूम नहीं था वो कहाँ है, किस हाल में है, कौन सी जगह पर है। उससे सिर्फ ये मालूम था कि वो झूठ से उसे वहाँ से लेकर यहाँ फेंक कर चले गए थे। सिम्मी देखो कौन आई है। अंधेरे में कोने से एक आवाज़ निकली और खौफ से आवाज़ की समेत मुड़ी। कौन है? उसे लगा कोई चीज़ खिसकती उसकी तरफ बढ़ रही थी। और के हाथ मुंह फूल गए और वो कांपती पीछे हुई। कौन हो? उसके चारों तरफ घसीट कर बढ़ने की आवाज़ आने लगी और साथ ही भी। आपने अच्छा नहीं किया मेरी कसम तोड़कर आरिफ।
मुस्कान ने दुख से आरिफ को देखा। मैं जानता हूँ, मैंने जो किया अच्छा ही किया है। उससे नसें चुराते कहा। क्या अच्छा किया? उस हैवान के साथ मिलकर खुद भी हैवान बन रहे हो। वो चीख उठी तो आरिफ ने घूर कर उसे देखा। तुम इतनी एहसान फरामोश कब से बन गई मिसी? दुख से आरिफ ने उसके सूखे चेहरे को देखा। जब से उस हैवान ने मेरे भाई के हाथ खून से रंगे जबरदस्ती। इससे तो अच्छा था हमें बचाता ही नहीं। कातिल बनने से तो बच जाते। वो रोती हुई चिल्लाई। होश में आकर बात करो। उससे मुझे कातिल नहीं बनाया। मैं खुद उसके पास गया था बार बार। अब की बार वो भी गुस्से से बोला। और अगर वो हमें ना बचाता तो ये जो इज्जत से एक छत तले बैठे हैं, अगर वहां होते तो ऐसे 1000 बार हम अपने हाथ खून से रंगते चाहत। वो कहते जाने लगा। अच्छा, तो यहाँ कौन सा हाथ साफ किए बैठे हैं? मैं तो हूं ही सुतेली भाई, सच कहती थी कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक दिखावा है, और वो आज साबित हो गया। इन लफ्जों ने आरिफ को मुंह के बल जमीन पर गिराया और उसे सदमे की कैफियत में मुड़कर देखा। मेरा प्यार दिखावा है तुम्हारे लिए? हाँ। वो चलता उसके पास आया और उसे बाजू से पकड़कर धाड़ा कि मुस्कान सहम गई उसकी सुर्ख आंखों में देखकर। हाँ है तुम्हारा प्यार दिखावा। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, सिर्फ कोटे पर सबके सामने दिखावे के लिए मेरा ख्याल रखते थे। अगर सच में मुझसे प्यार होता तो मेरी कसम न तोड़ते। वो उसकी सख्त पकड़ में रोती हुई चिल्लाई तो कई लम्हों तक आरिफ कुछ न कह सका, सिर्फ उसके भीगी सूरत तकने के अलावा। हाँ हूं मैं सुतेला। था मेरा प्यार मेरी ही बहन के लिए दिखावा बस। सुन लिया, या भी कुछ बाकी है? झटके से उसे छोड़कर वो घुराया तो अब की बार सदमे में आने की बारी मुस्कान की थी। आरिफ गुस्से और ताज्जुब भरी नजर डालकर रूम से चला गया। ये सब उस बीस से किया है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। उससे मुझसे मेरा भाई छीन लिया। वो बिफरी चीखती उठी बाहर आई। सामने ही खड़े उस दीवार नुमा वजूद को देखते ऊपर का सांस ऊपर रह गया और नीचे का नीचे। साहिल उसकी सारी बातें सुनते आरिफ को रोते हुए बाहर निकलते देखकर सामने खड़े गुस्से से उस चूंटी नुमा लड़की को देखने लगा जो भी उसे मारने के लिए बाहर निकली थी। मुस्कान कुछ खौफ से जो कदम आगे ले आई थी पीछे उठाने लगी। आपने अच्छा नहीं किया बीस्ट। अपने आंसू साफ करती वो रोती बोली। साहिल ने नागवारी से देखा। क्या अच्छा नहीं किया मैंने? वो गुस्से से एकदम उसकी तरफ लेने लगा। मैं अपनी सेफ्टी खुद कर सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। वो भर आई आवाज में उसे सामने देखकर बोली और सांस रोककर उस पहाड़ जैसे वजूद से उपसदा होकर आहिस्ता से साइड से होती गुजर गई। साइड सिर्फ उस सिद्धि लड़की को देखते रह गया जिसमें उसका थप्पड़ सहने की हिम्मत नजर नहीं आ रही थी। साइड ने खामोशी से जाती उस लड़की की पुष्ट को देखा। खबरदार मिस्सी, जो एक कदम भी बाहर निकाला तो। आरिफ एकदम रूम से निकलकर रोई हुई सुर्ख आंखों से धाड़ा कि मुस्कान की रीढ़ की हड्डी में सर लहर दौड़ गई। तो तो क्या? हाँ, मारेंगे मुझे भी? मार दे, पर मैं जा रही हूँ। उसने गम और गुस्से से चीखते दरवाज़ा खोला तो सामने ही दरवाजे पर खड़े ब्लैक किंग के आदमियों को देखते कांप कर पीछे हुई। बीस्ट, किंग ने कहा है कि दोनों को हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि दोनों को कुछ नहीं होगा। वो सही सलामत महल में रहेंगे। करीम अपने कुछ आदमियों के साथ अंदर दाखिल होते मुस्कान पर नजर डालते हुए बोला। साय ने एकदम असर भरी नजर सफेद बढ़ती रंगत वाली मुस्कान को देखा और फिर आरिफ को। एक बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो आरिफ से कहते अपने रूम में चला गया और फिर कुछ हुई देर में रूम से बाहर निकलकर दरवाजे की जानी बढ़ा तो वो उससे साइड हो गए। तो वो एक नज़र वापस आरिफ पर डालकर वहां से चला गया। मुस्कान की जान काम कर रहेगी उससे खौफ से भाई को देखा। चलो दोनों। मुस्कान को दरवाजे से दूर जाते देखकर करीम बोला। 1 मिनट। उससे मुस्कान को पास बुलाते करीम से कहा। अब क्या कहती हो? जाना है? उसका चेहरा हाथ के प्याले में भरकर पूछा तो मुस्कान ने रोते हुए नफी में सर हिलाया। शाबाश मेरी जान। उसके माथे पर लव रखे और वहां मौजूद आदमी करीम समेत एक दूसरे को देखने लगे। चलो, बहुत कर लिया बहन भाई का नाटक। अब ये वहां चलकर करना। उससे कोफ से करीम धाड़ा तो आरिफ ने मुस्कुरा कर उसे देखा। चल रहे हैं। आरिफ ने कहते मुस्कान को रूम में अंदर भेजा और दूसरे हाथ से अचानक गन निकालकर उन पर फायर करना शुरू कर दिया। ठाडा की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। तुम्हारी तो। अपने तीनों आदमियों को जमीन पर तड़पता देखकर करीम धाड़ा कि उसकी जानिब लपका और आरिफ जो उस पर भी फायर करने वाला था, पर उससे पहले ही वो दोनों गुत्तम गुत्ता हो गए और आरिफ के हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरी। करीम ने एक के बाद दूसरा मुक्का उसके पेट में मारना शुरू कर दिया जिस पर दर्द से आरिफ की दाढ़ गूंजी। आरिफ! और उसकी आवाज़ और मुस्कान घबरा कर बाहर निकली पर अपने भाई से उलझते करीम को देखकर वो चीख उठी।
छोड़ो मेरे भाई को कमीने इंसान। वो चिल्लाती करीम की पीठ पर मुक्के मारने लगी। करीम ने मुड़कर उसे देखा और एक धक्का देकर पीछे फेंक कर मुस्कान मुंह के बल नीचे गिरी। मुस्कान। दर्द से उठने की कोशिश करते आरिफ ने अपनी बहन को नीचे गिरते देखा और दर्द से पुकारा, और मुस्कान करीम को पिस्तौल निकालते देखकर सफेद पड़ गई। नहीं, वो चिल्लाई, पर जब अपने हाथ के नीचे आरिफ की पिस्तौल आई तो उससे उठाकर देखा उसे और फिर करीम की पीठ को। फिर उसके आंसुओं से भरी नसें नीचे पड़े भाई पर गई। अगले ही पल ठाक की आवाज़ के साथ मुस्कान का वजूद साकित हो गया और आरिफ ने सदमे से अपनी बहन के हाथों में पिस्टल के साथ अपने सामने खड़े करीम को देखा, जिसके माथे पर बने सुराख से खून निकलकर मुंह पर आ रहा था। मिस्सी। वो तड़प कर आगे उठा और अपनी साकित बैठी बहन की जाने बढ़ा। पीछे धड़ाम से करीम मुंह के बल गिरा और आरिफ ने सदमे में बैठी अपनी बहन को खुद में भींच लिया। मुस्कान मेरी जान। उसके फिसलते आंसुओं को देखते वो तड़प कर उसका चेहरा साफ करते माथे पर लब रख के कि मुस्कान के लब फड़फड़ा कर रह गए। मैंने ठीक किया ना आरिफ? वो खाली नजरों से आरिफ को देखती बोली। हाँ, हाँ मेरी जान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब बस छोड़ दो इसे और भूल जाओ सब कुछ। वो मोहब्बत से कहता उसके हाथ से पिस्तौल छीनने लगा और मुस्कान ने पकड़ सख्त कर ली। तो फिर क्यों छोड़ दूं? अगर तुम चला सकते हो तो मैं भी चला सकती हूँ, समझे? अचानक वो चीख उठी और धाड़ की आवाज़ के साथ रूम का दरवाज़ा बंद करते उससे टिक लगाकर घुटनों में मुंह देकर फूट फूट कर रो पड़ी। दरवाजे पर खड़े साहिर ने सारा मंजर देखा था और आगे बढ़कर उन लाशों के पास आया। उठो और इन्हें उठाकर गाड़ी में डालो बाहर। साहिर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उस पर क्या बीती है। उसकी नज़र में याम था कि अगर किसी भी भाई या बहन पर बुरा साया आएगा तो कोई बहन भाई खामोश होकर उस बुरे साए को उसे निकलते हुए नहीं देख सकता। कुछ न कुछ तो ज़रूर करता, या अपनी जान देता या जान लेता। सो आरिफ का यूँ रोना और मुस्कान का सकते में जाना दोनों ही फजूल था, वक्त का बर्बाद करना। आरिफ ने उठकर उस बेहिस इंसान को देखा और अपने आंसू साफ करते करीम को घसीट कर ले जाने लगा। अपनी बहन को बोलो अगर खून खराबा किया है तो घर को साफ कर ले। ड्राइविंग सीट पर बैठते उससे आरिफ से कहा और आरिफ ने सर हिलाया तो वो उसके उदास चेहरे को देखने लगा। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा हो। दोनों में कोई एक दूसरे को मुसीबत में नहीं देख सकता। तभी ये अमल फितरी था। उसका कंधा थपथपाते वो करीम की गाड़ी को लेकर ब्लैक किंग के महल की तरफ रवाना हो गया, उसके भेजे के आदमियों की लाश लेकर। और ब्लैक किंग करीम की लाश साहिर के कंधे पर देखकर शौक की कैफियत में उठ खड़ा हो गया। मैं इनकार कर चुका हूँ, वो नहीं मिलेंगे। मत भूलो वो 20 के साए तले हैं तो कैसे होंगे। सर लहजे में कहते ही ब्लैक किंग को शस्त्र छोड़कर उसके 4 आदमी मारकर वो चला गया और ब्लैक किंग गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठ गया। उसने जैसे लब सी लिए, क्योंकि उसका बीस जिद करना सीख गया था। तभी उसे अपना मुंह बंद करना पड़ा। उसके इतने हास आदमी की लाश उसका अपना बीस कंधे पर उठा कर लाया था, पर वो कुछ भी नहीं कर सका। दहाड़ते उसने टेबल पर रखी शराब की बोतल नीचे फेंकी जो 1000 टुकड़ों में तकसीम हो गई। हुरुलैन ने अपनी नज़रें फेरी पर अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया। वो अंधेरा जो उसकी आंखों में समाया हुआ था। वो मुंह पर हाथ रखे सिसक उठी और खुद में सिमट गई। उसे लगा उसकी मौत करीब आ चुकी है और हुरुलैन ने कलमा पढ़ते हुए खुद को जो भी थे उनके हवाले कर दिया और उसकी आंखें सख्ती से मीच लीं। देखो देखो सिम्मी, शहजादी आई है। हुरुलैन को घेरे लेते वो उड़ते उसके बाल चेहरे बाजुओं पर अपने लंबे लंबे नाखून फेर दी। कोने में दबकी सिम्मी को कहने लगी, जो छत से आती सूरज की रोशनी में हुरुलैन को दिखती दीवार से सर टिकाए बैठी थी। सिम्मी अंधी शहजादी है। उस औरत की बात पर सब हंसने लगी और सिम्मी ने चौंक कर उस छोटी सी 16 साल की लड़की की बड़ी बड़ी भीगी आंखों को देखा तो तलखी से हंस पड़ी। खूबसूरत है ना? वो खिसकती उनके पास आई और भागोर हुरुलैन के एक एक नकोश को देखने लगी। बहुत है, ये तो गई। दूसरी ओर तालियां बजाती हंसी आगे में रो पड़ी। वहाँ 20-30 के लगभग औरतें मौजूद थीं जो उन दहशतगर्दों की तंजीम के जुल्म बर्दाश्त करते करते अब अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी थीं और काफ़ी उनमें मर भी गई थीं, जिन्हें कहीं दूर फेंका जाता था। वहाँ सब किडनैप या कोटे की लड़कियां थीं, पर सिमी उन बदनसीब लड़कियों में से थी जो अपने बाप के हाथों उस तंजीम में भेजी गई थी, चंद पैसों के ओस और अपनी बेइंतहा खूबसूरती की वजह से ब्लैक किंग की बरबरीत का निशाना बनी और फिर अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी कि अब जख्म जख्म होकर उस सहाने में पड़ी थी कि जिससे जो आता मार पीट कर चला जाता, अपना गुस्सा उन पर निकाल कर। इसे मार दे, हाँ इसे मार देते हैं।
एक औरत उसके हुस्न को देखकर खौफज़दा होती करीब आई। हुरुलैन सिसकती उनकी बातें सुनती थर-थर काँप रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे धक्का देते उसके ऊपर चढ़कर वो औरत उसका गला घोंटने लगी। पापा! वो साँसें घुटने पर हाथ-पाँव मारती चीखने लगी कि सिमी ने गुस्से से उस औरत को हुरुलैन से पीछे धक्का दिया। दूर हटो, ये मेरी शहज़ादी है, मेरे शहज़ादे की है। सिमी चीखती उस औरत को मारने लगी और हुरुलैन रोती नीचे पड़ी खांसने लगी। मामा! वो उठ बैठी तो सिमी ने फिर से भागकर उसे देखा। मुझे जाना है पापा के पास, मुझे जाने दो। वो हाथ जोड़ती बोली तो सिमी ने उसके खूबसूरत हाथों को देखा। वो फिर अपना सर खुजाने लगी। हाँ, हाँ, साहिर आएगा तो हमें ले जाएगा। वो कमाने गया है, वो जल्दी वापस आएगा। वो मेरा शहज़ादा है, तुम उसकी शहज़ादी बनोगी ना? वो अपने गंदे नाखूनों को देखती फिर हाथ की पुश से उसके आंसू साफ करती बोल रही थी। वो हुरुलैन खौफ से हिचकियाँ लेती उन पागलों के बीच खुद को पाकर कांपने लगी थी। दूसरी औरतें मुंह बनाकर वहां से दूर हुई। बनोगी ना, बोलो शहज़ादी। वो उसके बाल दुरुस्त करते बोल रही थी। हूर ने कोई जवाब ना दिया तो सिमी मायूस हो गई। साहिर बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए हरी चूड़ियाँ लेने गया है। अगर तुम उसकी शहज़ादी बनोगी तो वो तुम्हें भी देगा। मायूसी से सर खुजाते हुए वो लालच देने लगी तो हूर खुद में सिमट गई। मार दे सिम्मी, बहुत खूबसूरत है। वो औरत वापस खिसक कर पास आई और सिम्मी का कंधा हिलाकर कहने लगी तो सिम्मी ने गुस्से से देखा। उसकी सुनहरी वीरान आंखों में गुस्सा उमड़ आया। नहीं, मेरे शहजादे की शहजादी है, कोई नहीं मारेगा। साहिर आ रहा है, हम जाएंगे, तुम्हें अम्मा इसकी शादी साहिर से कराएंगे, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी मैं। वो उसे पीछे की जाने धक्का देती बोली तो वो बस और गई। मुझे भी साथ ले जाना, मैं शादी करूंगी और अच्छा अच्छा खाना भी खाऊंगी। वो सिम्मी के हाथ पकड़े खुशी से बोली तो सिम्मी अपने हाथ छुड़वाती उड़ के जबरदस्ती हाथ पकड़े बोली, मैं सिर्फ अपने शहजादे की शादी इससे करवाऊंगी बस। चलो वहां बैठे, तुम्हें पानी पिलाऊं। वो हूर को खींची ले गई और वो पानी का सुनते खुद बाहुद उसके पीछे की सीटी चली गई। और जैसे ही हूर ने पानी मुंह से लगाया तो एक बदबू उसके नाक के नथनों से टकराई कि वो काय लेते सारा पानी मुंह से निकाल गई। ये तो बहुत गंदा है। कमीज से मुंह साफ करते वो भारी आवाज से प्यास से तड़पती बोली। है, गंदा है? गंदा तो नहीं, मैं पी रही हूँ। सिमी हंसी हुई पानी मुंह से लगाती खटखट कर पीने लगी। लो पियो, उसने कहते उसके मुंह से ग्लास लगाया तो हुर रोती हुई नाक बंद करके पीने लगी। वहां जो भी आती थी सब मिलकर उसे बहुत पीटती थी कि किंग के पास जाने से पहले मर जाए। पर हुरलैन को देखते सिमी को बहुत पसंद आ गई अपने भाई के लिए जो उसकी चूड़ियाँ लेने गया था। उसके लौटने से पहले ही उसके बाप जो एहसास से कमते से नफसियाती हो गया था लोगों के तमस्सुर भरी नजरों और उसकी बीवी औलाद को देखकर जो उस पर पड़ती थी कि उसे अपनी ही औलाद से नफरत होने लगी। और एक दिन ऐसी क़यामत टूटी कि उसके भाई की गैर मौजूदगी में उसकी माँ को ज़बरदस्ती स्टोर में बंद कर दे और उसे बेहोश करके यहाँ भेज दिया कि उसके लिए रात क़यामत व हर दिन जुल्म और तशद्दुद की इंतहा से गुजरता था। उससे काफ़ी इंतज़ार किया अपने शहज़ादे का कि अब आएगा और अब उसे यहाँ से ले जाए, पर वो नहीं आया और इंतज़ार इंतज़ार ही रह गया। अलबत्ता ये ज़रूर अल्लाह ने उस पर करम कर दिया कि उसे इस सोच से छुटकारा दे दे कहीं उसका भाई उसे भूल तो नहीं गया। दिमागी तवाज़ुन छीन लिया और अब वो खुशी से उसके इंतज़ार में थी कि उसका शहज़ादा ज़रूर आएगा और उसे अम्मा के पास ले जाएगा। और अब तो उससे अपने शहज़ादे के लिए उसकी शहज़ादी भी ढूंढ ली थी। अब तो उसे आ जाना चाहिए था। वक्त कितना गुजर गया था कि अब उसके सर में सफ़ेदी फैलने लगी और इंतज़ार तवील होता जानलेवा बन गया था। सिमी ने उसे वहाँ बैठी पागलों से तो बचा लिया था जो उसे आगे की दरिंदगी से बचाने के लिए हमेशा की तरह इसे भी मारना चाहती थी। पर सिमी बीच में आकर उसे अपनी शहज़ादी कहकर बचा गई थी। ज़मान को इंतज़ार था कि जब वक्त गुजरेगा या उसे मौका मिलेगा तो ब्यूटी को लेकर यहाँ से कहीं गायब हो जाएगा। पर अब तक तो उसे कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। उससे काफ़ी बार तहखाने का रुख किया था पर वहाँ सख्त पहरा देखकर मायूस होकर लौट आया। और अब उसके साथ गुजरे उन लम्हों को जीतना अपने मिशन में मसरूफ़ था। सिमी हुरुलैन को तो उन औरतों से बचा गई थी पर वहाँ आते दरिंदों से नहीं बचा पाई। और उन्हें जब मालूम होता कि ये गैर सामान की इमानत है, यहाँ कोई देखे भी ना उसकी तरफ, तो वो गुस्से में उस पर हंटर से अपनी साड़ी पर हाथ निकाल कर चले जाते और वो मासूम फूल से सकती सिमी के आगोश में छुप जाती। अब तो उसे सब कुछ भूल गया था, कुछ भी याद न रहा था सिवाय इसके कि वो एक कैदी है और
उन दूसरी पागल औरतों की तरह वो भी एक दिन पागल हो जाएगी और फिर यहीं मर जाएगी। जैसे हर दिन कोई ना कोई आती थी और कोई आंखें मूंद कर उस अज़ियत से छुटकारा हासिल करके चली जाती थी। उसे सिर्फ सिम्मी अजीज थी। जिस तरह वक्त की मारी सिम्मी को अपनी शहजादी, दोनों एक दूसरे के दर्द जख्मों पर मरहम रख करते जी रही थी। सिमी अपने शहजादे की राह में और हुरुलैन बेमकसद। उसे मालूम था अब उसका कोई शहजादा नहीं आएगा, कोई उसे नहीं अपनाएगा। अचानक ही कोई हैवान उसे नोच कर खा जाएगा और वो अपनी आंखें बंद कर जाएगी हमेशा के लिए। सिमी को बहुत अजीज थी क्योंकि वो उसकी शहजादी थी, उसके शहजादे की दुल्हन। वो उसे अपने साथ से खाना खिलाती, पानी पिलाती, बाल बनाती, और जब कोई उसके जिस्म को जख्म सहम कर जाता तो वो उस पर अपने आंसू से मरहम रखती और हुरैन सिसकती उसमें समा जाती। तो कभी सिम्मी जख्म जख्म होकर फिर भी उसे छुपाए रखती खुद में। किसी को नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, कितने दिन माह साल गुजर गए हैं। बस एक ही रूटीन थी, जख्म खाना और सिसक कर सिमी में छुप जाना। पर आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई थी उसकी इज्जत की तरफ आंख उठाकर देखे, क्योंकि वो उनके कहर जमान की इमानत थी जो दिन रात एक करके उन लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा था दहशत गर्दों की, सिर्फ अपनी ब्यूटी को पाने के लिए। और वो एन कतरा कतरा मौत की तरफ रवां थी सिम्मी के साथ। और वो जो अनजाने में ही उस शहजादे का इंतजार करने लगी थी, कतरा दर कतरा बहकर उन आंखों से निकल रहा था जो सिम्मी के शहजादे के सिगर पर चमक जाती थी। और वो उंगलियों से अपनी हथेलियों पर फेरते महसूस करती थी कि क्या सच में आएगा उसका शहजादा।